हमारे कॉलोनी का या हम हमारे गांव के बारे में देखें तो हर एक परिवार में अलग अलग नंबर के सदस्य हैं। कोई परिवार ऐसा होगा जिसमें 4 लोग होंगे, कोई परिवार ऐसा होगा जिसमें 5 लोग होंगे, कुछ में दादा दादी चाचा चाची सब संयुक्त परिवार है, तो कोई परिवार ऐसा भी होगा जिसमें 10 से 11 लोग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ऐसे परिवार लिए हैं। ये पहला परिवार है और इसमें संख्या थी 4, दूसरे वाले में 3, तीसरे परिवार के अंदर भी 3 सदस्य थे, चौथे परिवार में सदस्य था 2, पांचवें में 3, और इस तरह से जब हम आगे बढ़ते गए तो हम देख रहे हैं अलग अलग परिवारों में सदस्यों की संख्या अलग है। जैसे ये वाला जो परिवार है इसके अंदर सदस्यों की संख्या 11, इसी तरह से यहाँ लास्ट में जब हम आए तो सदस्यों की संख्या 8। तो अब ये आंकड़े हमारे सामने हैं, लेकिन इससे हमें पता नहीं चल रहा कि 4 सदस्यों वाले कितने परिवार हैं। ये एक 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 करके हमें गिनना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि हम ये हमारा रॉ डेटा है, इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। और ग्रुपिंग हम कैसे करेंगे, हम सदस्यों की संख्या के आधार पर ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। और फिर उसका हम सारणीयन करेंगे, टेबुलेशन करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ फैमिली, ठीक है, मेंबर्स 2, 3, 4, 5, यानी उसके अंदर जितने थे। बैक में चलो तो देखो सबसे कम सदस्य जो है वो 2 है। यहाँ पर ये देखो आप, 2 जो है वो सबसे कम सदस्य वाला था ये, यानी कि 1 वाले कोई परिवार नहीं। तो 2 से स्टार्ट होता है, 3 वाला भी है, 4 वाला है, 5 वाला है, ये देखो 6 वाला भी है, 7 यहाँ आ गया, 8 वाला भी है, 9 है क्या, 9 नहीं दिख रहा बेटा, ये रहा 9, ये रहा 9 वाला भी है, 10 वाला भी है, और ये देखो 11 का है, इससे बड़ा नहीं है, 11 तक है। तो हमारे पास में परिवार जिनमें सदस्यों की संख्या, ये अगर हम सीरीज बनाना चाहेंगे, लिखना चाहेंगे, तो कौन कौन से हो गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अगली स्लाइड में हम देखें, हमने ये देखो ये लिखा 2, 3, 4, 5, यहाँ से लेकर के हमने 11 तक लिख लिया। ओके, तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, उस वाली पीछे वाली जो हमारे पास आंकड़े थे उनसे हमने एक सारणी बना ली है, जिसमें हम लिख रहे हैं कि एक परिवार में सदस्यों की संख्या एक कितनी कितनी है, ये लिख ली। उसके बाद अब हम ये टैली कर रहे हैं। टैली मार्क्स क्या होते हैं बेटा, कि उस पूरी सारणी में 2 जो है वो कितनी बार आया है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। टैली में क्या होता है कि ये इस तरह से खड़े डंडे बनाए जाते हैं। अगर 1 बार आया है तो 1 डंडा, 2 बार आया है दूसरा डंडा, तीसरी बार आया है तो हम तीसरा डंडा बना देंगे, चौथी बार आया चौथा, 5वीं बार आने पे 5वां डंडा नहीं बनता है, बल्कि ये 4 जो है ये क्रॉस हो जाते हैं, ये 5 का सिंबल है। छठा आया है तो फिर 1 डंडा लगा देंगे, 7 आया है तो फिर 1 डंडा लगा देंगे, इसी तरह से 8 और 9 और फिर 10 आएगा तो फिर हम इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो अब हम उसमें से देखते हैं कि 2 कितनी बार आया, 2 ऐसे परिवार जिसमें सदस्यों की संख्या 2 है वो कितने हैं। तो देखो 1 तो 2 जो है वो ये रहा, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, फिर उसके बाद और कहीं नहीं। तो 2 परिवार ऐसे हैं जिसमें सदस्यों की संख्या है 2, तो हमने यहाँ लिख दिया 2। फ्रीक्वेंसी यानी यही बारंबारता है, कितनी बार रिपीट हुआ, तो फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी 2। उसके बाद हम बात करेंगे 3 कितने बार है, तो 3 देखो ये तो हो गया 5 और 1 6, तो ये हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। इसी तरह से हमने सारे सदस्यों की संख्या के आधार पर इधर हमने पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो बना डाली, बारंबारता सूची हमने यहाँ पे बना डाली। ये जो आप ये बारंबारता को जब हम टोटल करेंगे तो कुल जो हमारे पास आएगा वो ये वही कुल होगा जो इसके अंदर सारों की गिनती जो होगी टोटल, ये जो पूरे हैं इनकी गिनती, और बारंबारता वाली टेबल की ये लास्ट वाले जो फिगर है इसकी गिनती समान होनी चाहिए। अगर समान नहीं है तो उसका मतलब हमने कोई एक छोड़ दिया है या हमने कोई एक ज्यादा ऐड कर लिया है, तो उसको हम हमारा चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेबुलेशन कि किस तरह से हम बारंबारता की सारणी बनाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि बारंबारता सारणी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक है हमारी डिस्क्रीट और दूसरी है हमारी कंटिन्यूअस क्लासेस के आधार पर, ठीक है। तो डिस्क्रीट में क्या होता है बेटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल जो है उसका मतलब होता है कि
डेटा जो है वो इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि एक तरफ तो हमारा अभी जो टेबल हमने बनाई, एक तरफ तो हमारा एक्स वैल्यू का मतलब हो गया कि जिस आधार पर हम टेबल बना रहे हैं, और उसके सामने जो होगा वो हमारा होगा बारंबारता, यानी कि y वैल्यू, जिसको हम f से शो कर रहे हैं। f का मतलब कि जिसमें रिपीट वो कितनी बार हुआ है, वो कितनी बार आया है, उसको हम कहेंगे डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, जैसे ये एक एग्जांपल हमने लिया है। एग्जाम्पल में क्या लिया हमने, रेनफॉल, किसी भी जगह पर मिलीमीटर में हमने रेनफॉल बताई है, क्या क्या है, 13.5, 35, 47.3, 23, ये इस तरह से बता दी। तो ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज हो गई, अगर हम इसको इस तरह से रख ले और सामने की तरफ कुछ ना लिखे। अगर रिपीट हुआ है तो बारंबारता लिख दिया, अदरवाइज नहीं। लेकिन अगर हम इस तरह की टेबल को कुछ क्लासेस बना करके उसके अंदर लिखना चाहें तो हम वो दूसरे तरह के डेटा हो जाते हैं। जैसे हमने क्या किया कि उसी चीज को, जो पिछली टेबल है, ये जो टेबल है, इसी को हमने क्लासेस बना करके क्लास इंटरवल के आधार पर हमने इसको चेंज कर दिया कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर। ठीक है, क्या है इसके अंदर हम देखें। देखो बेटा, सबसे कम पे सबसे पहले तो सबसे छोटा ढूंढा जाता है, तो सबसे छोटा है 13.5 और हाईएस्ट कितना है हमारा 50। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, हम डेटा ढूंढ रहे हैं, डेटा के आधार पर 10-10 का अंतर करते हुए हमने क्लासेस बना ली। ये देखो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। टैली हमने किया, 0 से 10 सबसे छोटा कितना था, 13 पॉइंट कुछ था। ठीक है, तो 0 से 10 वाले में हमारे पास में एक भी डेटा नहीं है, तो हमने f बारंबारता लिख दी उसकी 0। ठीक है, उसके बाद 10 से 20 के बीच में 2 थे, 13 और 17, इसलिए हो गई 2। 20 से 30 के बीच में भी 2। इस तरह से हमने एक फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे सारी लिखती है। लेकिन इस बार आप देखो कि यहाँ पर जो हमारे पास है वो एक, हर एक के अंदर एक नहीं है बल्कि एक क्लास इंटरवल है। 0 से 10 तक पूरा का पूरा 10 का एक हिस्सा जो है वो हमारे सामने है। इससे क्या होता है बेटा कि बहुत ज्यादा संख्या में अगर आंकड़े हों तो उसको हम बांट लेते हैं। ठीक है, कम में वही एग्जांपल हम लेते हैं कि 365 अगर हमारे पास में वर्षा के आंकड़े हों तो हम क्या करेंगे, हम उनको कुछ क्लासेस में बांट लेंगे और उससे हमारे पास में एक छोटी टेबल आ जाती है जिससे कंपैरिजन आसान हो जाता है। तो ये इसको हम कहेंगे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं